हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 3 जो माह नवंबर के लिए दिया गया है, कक्षा 12वीं के लिए, विषय रसायन शास्त्र का। तो केमिस्ट्री के इस असाइनमेंट नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, हमको कैसे उसके आंसर लिखने हैं, बहुत सटीक तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको आंसर कैसे लिखना है वो आप पूरी तरह से यहाँ समझ जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे अपने सारे दोस्तों तक। अपने हर एक माध्यम में हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है असाइनमेंट नंबर 3 में केमिस्ट्री के लिए कक्षा 12वीं का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अ दिया हुआ है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं क्यों। और दूसरा प्रश्न दिया गया है, समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वसन के लिए N2 तथा O2 के स्थान पर He तथा O2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं क्यों। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का आंसर देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं, आखिर ये समझते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्कृष्ट गैस के कक्षक जो है पूर्णतः भरे होते हैं और वे स्थिर होते हैं। तो उत्कृष्ट गैस के जो कक्षक हैं वो पूरी तरह से भरे होते हैं, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूर्णतः भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। अतः इलेक्ट्रॉनों को इस प्रतिक्षेप या प्रतिकर्षण को कम करने हेतु एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। एक दूसरे से दूर रहने के कारण जगह बढ़ जाता है और इनके परमाणु आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अभी आगे देखें, सेकेंड पॉइंट इसमें यह भी दिया गया है, आप समझ लो इसको भी, कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या वॉन डर वाल्स द्वारा निर्धारित की जाती है। तो उत्कृष्ट गैस, जितने भी उत्कृष्ट गैस के उनके परमाणु त्रिज्या के लिए वॉन डर वाल्स द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि तुलनात्मक रूप से आयनिक या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ा होता है। तो ये जो कारण है कि ये आयनिक और सहसंयोजक त्रिज्या से वॉन डर वाल त्रिज्या जो है, वॉन डर वाल्स द्वारा जो ये परमाणु त्रिज्या है वो बड़ा ही होता है। यही दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका देखें, बी जो दिया है ब, तो समुद्र की गहराई में जब जाते हैं तो जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर वहाँ पे मिश्रण है और उसको अगर लेकर के वो अंदर गए गोताखोर, तो जो दाब, क्योंकि समुद्र के अंदर दाब अधिक होगा और दाब अधिक होगा तो नाइट्रोजन जो गैस है वो क्या होता है, रक्त में अधिक विलय होता है। जब ये गोताखोर समुद्र की सतह पर वापस आते हैं, ठीक है, तो विलय तो हो गया वहाँ जब, क्योंकि दाब अधिक था। अब जब वो वापस सतह पे आया तो दाब कम हो गया। दाब कम होने के कारण ये जो नाइट्रोजन गैस की रक्त में जो विलेयता है वो कम हो जाती है और वायु के बुलबुले बनने के कारण उनके शरीर में तीव्र दर्द, ऐंठन, उल्टी, ये सब समस्या होने लगता है। लेकिन हीलियम जो होता है वो क्या होता है, रक्त में इसकी विलेयता कम होती है और यह एक हल्की गैस भी है। यही कारण है कि हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण जो है गोताखोर करते हैं अगर समुद्र की गहराई में जाना होता है तो। ठीक है, तो समझ आ गया कि गहराई में जाने पे क्या होगा, दाब अधिक हो, दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ नाइट्रोजन के जो है रक्त में विलय होता है, अधिक विलय होता है और वो घुल जाता है। लेकिन जब वापस जो गोताखोर है सतह पर आता है तो ये विलेयता कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या होता है, उसमें वायु या बुलबुले बनने के कारण उसके शरीर में ऐंठन होता है, दर्द होता है। ठीक है, ये समस्या होता है, ये मेन कारण है इसका। ठीक है, समझ आ गया, अच्छे से लिख लेंगे उसको भी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा जो दिया है, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था तथा उनकी अम्लीयता का क्रम लिखिए बोल रहे हैं। ठीक है,
चलो इसका आंसर देखें तो क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्ल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल बना दिया, टेबल के फॉर्म में लिखा है, ऐसा आप लिख सकते हो बिल्कुल। यहाँ नाम बताया हमने, नाम ये नाम है इसका। उसके बाद हम लोगों ने सूत्र भी लिखा है, यहाँ पे संरचना सूत्र लिखा है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखा है, और लास्ट में हम लोग इनकी अम्लता का क्रम बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हाइपोक्लोरस अम्ल होता है जो HClO इसका जो है सूत्र है। ठीक है, इसकी संरचना सूत्र आपको यहाँ प्रदर्शित की गई है, आप ऐसा ड्रॉ कर लेना। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्या है, +1 होता है। इसी प्रकार क्लोरस अम्ल को देख लो, क्लोरस अम्ल जो होता है क्या होता है, HClO2 इसका सूत्र होता है। इसकी संरचना सूत्र इस तरह से आपको यहाँ प्रदर्शित की गई है, और इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितना होता है, +3 होता है। आगे देखिए तो क्लोरिक अम्ल है HClO3, HClO3 का जो है उसे क्लोरिक अम्ल कहा जाता है, और इसका संरचना सूत्र आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, HClO3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है +5 शो करता है। पराक्लोरिक अम्ल की बात करें तो पराक्लोरिक अम्ल जो है HClO4 होता है। इसका भी संरचना सूत्र आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी संरचना सूत्र आप ये बना सकते हैं, और इसका ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है। ठीक है, इनकी अम्लीयता का क्रम जो है ये लगातार इस तरह से बढ़ता है। देखो HClO सबसे छोटा, इनकी अम्लता सबसे कम होती है, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4 होता है। इस तरह से अम्लता का क्रम लास्ट में आप लिख लेना। अब चलो, ये जो हम लोगों ने संरचना सूत्र बनाया उसके बारे में डिटेल लिखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है, संरचना लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है, और इसका सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको संरचना को बताने का ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे sp3 संकरण है तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री बनेगा, ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, संरचना इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इसके पास जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके जोड़े जो है कम होते जाते हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इनमें इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इतना एकदम सटीक आंसर है ये, इसमें आपको ज़्यादा संरचना को डिटेल से समझाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। HNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए कह रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण, और दूसरा है नामांकित चित्र। तो HNO3 निर्माण का जो ओस्टवाल्ड विधि है उसका सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं। तो सिद्धांत और रासायनिक समीकरण देखो, इसका सिद्धांत और रासायनिक समीकरण क्या कहता है देखते हैं। तो ये जो है ओस्टवाल्ड विधि बनाने के लिए हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं। तो अमोनिया और वायु के 1:8 मिश्रण को गर्म प्लेटिनम जाली में से प्रवाहित किया जाता है। तब लगभग 90% जो ये मिश्रण जो है अमोनिया और वायु का, 90% जो मिश्रण रहता है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO में हो जाता है। और NO में हो जाने के पश्चात इस NO गैस को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, NO2 बना लेता है, इसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। अब NO2 गैस को अवशोषण कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ यह जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। तो ये पूरा इसका सिस्टम है, ये सिद्धांत है, इसका समझ आ गया। सभी लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ये मैंने लिख दिया है इसको। अमोनिया और वायु का मिश्रण लेना है आपको, अनुपात लिख देना है, प्रॉपर अनुपात 1:8 के मिश्रण को हम लोग जब गर्म प्लेटिनम जाली में से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है वो जल में अवशोषित होकर फिर नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये सिंपल से इसका सिद्धांत है। इसके रासायनिक समीकरण देखें तो सबसे पहले प्लेटिनम गर्म प्लेटिनम जाली में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक NH3 अमोनिया और ऑक्सीजन के 1:8 को हम लोग क्या करते हैं, गर्म प्लेटिनम जाली में से प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, इस तरह से विक्रिया होती है और यहाँ NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, तो यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बना देता है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है अवशोषण कक्ष में क्या काम करता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो अवशोषण कक्ष में जल से अवशोषित हो जाता है और बना लेता है HNO3 और HNO2। ठीक है, अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है, सारा अभिक्रिया आप ऐसे ही अभिक्रिया लिखोगे तो HNO3 और HNO2 बना लेता है। ये HNO2 आगे जो है HNO3 और H2O और 2NO में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हो। ये हो गया आपका सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसका जो नामांकित चित्र है वो आप अच्छे समझो। ओस्टवाल्ड विधि का नामांकित चित्र जो इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे क्या करना है आपको,
सबसे पहले एक आपको प्लेटिनम जाली लेना है, ठीक। इस तरह से प्लेटिनम जाली संपीड़क लगा दी। संपीड़क है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये अमोनिया और ऑक्सीजन O2 के 1:8 मिश्रण को यहाँ से गुजारते हैं तो क्या होता है, ये गर्म प्लेटिनम जाली में से गुजरने के बाद ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आगे जाता है और ये ऑक्सीकरण कक्ष है। यहाँ ऑक्सीकरण कक्ष में यहाँ अभिक्रिया लिखा हुआ मैं, ये जो NO है वो किस में बदल जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और NO2 में बदल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जाता है इस तरह से इस पाइप के माध्यम से और यहाँ अवशोषण कक्ष में यहाँ जल की जो फुहारे हैं उससे क्रिया करता है। ये गैस इधर से आ रही है, इधर से जल की फुहारें आ रही है, क्रिया करता है और क्या करता है, यहाँ पे ये ईंट लगा हुआ, ये जो ईंट है वो क्या है, लिक्विड प्रूफ ईंट है, ठीक है। तो ये जो है ईंटें लगी गई हैं, ये सांद्रित होते हैं, अवशोषित होते हैं अच्छे से, ये गैस जो है अवशोषित हो जाते हैं, जल से क्रिया कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ आपको नीचे में HNO3 प्राप्त होता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे इस टोटी के माध्यम से आप जो है निकाल सकते हो बाहर, ठीक। तो ये पूरा इसका नामांकित चित्र है, आप अच्छे से इस नामांकित चित्र को ड्रॉ कर लेना, स्केल के हेल्प से बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया हुआ है वो है समूह 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनके निम्न गुणों में क्रमिक परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये समझाइए भी बोल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से गुण को समझाना है हमको, ऑक्सीकरण अवस्था और हाइड्राइड। चलो ठीक है। तो जो 16वें समूह के जो तत्व हैं जिनको कैल्कोजेन नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैं कुछ इस तरह से लिख दिया यहाँ। सबसे पहले मैं लिख दिया तत्वों के नाम जो है, फिर परमाणु क्रमांक और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो तत्व आप देख सकते हो कौन कौन से तत्व आते हैं 16 समूह में, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक होता है ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34 टेलुरियम का 52 और पोलोनियम का कितना होता है 84। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नोबल गैस का यूज़ किया। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब का उपयोग किया और यहाँ पे ऑक्सीकरण जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम लोगों ने यहाँ किया हुआ, अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को करने आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ऑक्सीकरण अवस्था किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, 16वें समूह के तत्व उसको आपको दर्शाना है, ठीक है। तो देखो 16वें समूह के तत्व जो है ना क्या होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये सामान्य अवस्था में +2 और उत्तेजित अवस्था में +4 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये बात याद रखना है आपको। तो सामान्य अवस्था में ऑक्सीकरण जो अवस्था कितना शो करता है, ये कितना दर्शाता है +2, और जो उत्तेजित अवस्था में जब आते हैं तो ये +4 और +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था जो है दर्शा सकते हैं, ठीक है। समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तब +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व जो है अक्रिय युग्म के कारण क्रमशः घटते जाता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम की तरफ जब आते हैं तब जो ऑक्सीकरण अवस्था जो +6 है वो क्या होता है, उसका स्थायित्व अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या होते जाता है, घटता जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। अब इनका सामान्य विन्यास अगर हम लोग देखें तो सामान्य विन्यास कैसा होता है, NH2 NP4 और ND 0 होता है, डी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस तरह से ये सामान्य अवस्था में देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे रहेंगे यहाँ, तो NH2 एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 और D खाली रहता है, ठीक। इसलिए क्या करता है यहाँ पे देखो 1 और 2 यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन जब उत्तेजित अवस्था में आता है ना तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाता है, ये खाली D ऑर्बिटल में चले जाता है। देखो यहाँ दिखाया भी गया है, ये D ऑर्बिटल में चले जाता है। अब यहाँ आप देखोगे तो 1 2 3 4 तो 4 ऑक्सीकरण अवस्था +4 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, और उत्तेजित अवस्था में ये जो है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और D ऑर्बिटल के इस कक्षक में चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 +6 ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है ये, जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अब देखते हैं इनकी हाइड्राइड क्या होते हैं। तो 16वें समूह के जो तत्व है ना वो H2E प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए गए कि H2E मतलब क्या है, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है और ये क्या है 16वें समूह के तत्व आप रख सकते हो जितने भी इसके सदस्य हैं। तो उदाहरण मैंने लिख दिया H2O हो गया,
H2S हो गया, H2SE हो गया, H2TE हो गया, इस तरह के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। अब ये हाइड्राइड का निर्माण कर लिए तो इनके प्रमुख गुण भी समझ लेते हैं, कुछ इनके गुण देख लेते हैं। तो हाइड्राइड जो है उनका उसमें स्थायित्व सबसे पहला हम लोगों ने लिखा, तो 2 गुण का हम लोग यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मार्क्स जितना भी दिया हुआ है इतना सफिशेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो उसमें स्थायित्व है समूह में, जब ग्रुप में जब नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो हाइड्राइड के उसमें स्थायित्व क्या होते हैं, क्रमशः घटते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार में लगातार वृद्धि होते जाता है। परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण बंध लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण इसका उसमें स्थायित्व क्या होता है, क्रमशः घटता है। क्लियर, समझ आ गया। अब ये जो हम लोग क्रम लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, वो ऐसा लिख सकते हैं कि H2 का और जो उसमें स्थायित्व ज़्यादा होता है, H2S का उससे थोड़ा कम होता है। फिर ये जो है आप ऑर्डर लिख सकते हो। क्लियर हुआ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो हाइड्राइड के उसमें स्थायित्व घटते क्यों हैं? क्योंकि उनके परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि होने के कारण बंध बड़ा हो जाता है, बंध बड़ा हो जाता है तो इसकी प्रबलता घट जाती है। ठीक, इसलिए ये क्रम बिल्कुल सही है। दूसरा जो है अपचयन क्षमता, तो जो सोलवेट समूह के हाइड्राइड है ना वो अन्य पदार्थों को अपचयित कर देते हैं, तो इनमें अपचयन क्षमता का गुण पाया जाता है। अब इनमें अपचयन क्षमता जो है समूह में नीचे की ओर चलने पर क्रमशः क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें स्थायित्व घटता है, उसमें स्थायित्व घटता है तो आसानी से अपने अवयवी आयनों, जैसे ये H और S दोनों अवयवी तत्वों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और जिस H को कोई ग्रहण करके कोई दूसरा पदार्थ जो है अपचयित हो जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमको पता है उसमें स्थायित्व क्या होता है, लगातार घटता है, और घटने के कारण आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, जिसे कोई दूसरा पदार्थ ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसमें स्थायित्व घटने के कारण अपचयन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये क्रम आप लिख सकते हो बिल्कुल। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपको प्रश्न क्रमांक 5, क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया लिखिए, और दूसरा दिया है कि दो अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना बताइए। ठीक, तो यहाँ आपको क्या करना है, फिर से वही 2 अंतर हैलोजन यौगिक का सिर्फ संरचना बना देना है, कुछ नहीं करना, डिटेल से नहीं लिखना है उसको भी। और क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया लिख सकते हो, तो क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया जो है इस तरह से आप बता सकते हो कि क्लोरीन जो है अमोनिया के साथ इस तरह से क्रिया करता है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये अगर अमोनिया की मात्रा अधिक होगी, NH3 की अधिकता में किस तरह से क्रिया करता है, तो जब अमोनिया की मात्रा अधिक होगी तब ये NH4Cl बनाता है तथा N2 गैस मुक्त करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक हो गई तो क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाने के पश्चात ये क्या करता है, तो क्लोरीन की मात्रा जो है अधिक होने के पश्चात ये क्या करता है, NCl3 और 3HCl का निर्माण करता है। NCl3 और HCl का निर्माण करता है। इस तरह से आप दोनों अभिक्रिया को लिख सकते हैं। सिर्फ अभिक्रिया लिखना है आपको, और कुछ नहीं बताने का ज़रूरत है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है, उसमें आपको इनकी संरचना बस बतानी है, कुछ नहीं करना है। तो अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं सभी को पता है। ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, 2 हैलोजन यौगिक जो है मिल करके 2 हैलोजन जो तत्व है, हैलोजन समूह के जो तत्व है वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। तो किस तरह से करते हैं उसमें भी एक प्रॉपर नियम होता है। अंतर हैलोजन यौगिक यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको, चलो ठीक है। इसके हम लोग 2 अंतर हैलोजन यौगिक लिख दिए। ठीक है, एक है ClF3 और BrF5। इन दोनों का संरचना यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है, देख सकते हो आप। ClF3 जो है और क्लोरीन के पास 2 अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से संरचना बना सकते हो। वैसे BrF5 का देखो, BrF5 का तो जो फ्लोरीन है वो 5 तरह से इस तरह से जुड़े होते हैं, 5 फ्लोरीन जो है और 1 अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म जो है आप इस तरह से दर्शा सकते हो। तो ये जो संरचना है आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसका डिटेल लिखना नहीं है आपको। क्लियर हुआ? ठीक, कौन सा संकरण है, कैसा है, ये सब आपको नहीं लिखना है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट नंबर 3 था, जो नवंबर माह के लिए कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए जो दिया गया है उसका संपूर्ण हल। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, और देखने के बाद आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट के आंसर बना लेने हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सारे फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि यह YouTube चैनल आप सभी विद्यार्थियों को समर्पित आप ही लोगों के लिए है। तो बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को।
मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नए असाइनमेंट में। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जैसे ही जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका अपडेट आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, क्लास 10th के भी, क्लास 12th के भी, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सभी अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने सभी जिनको भी रिक्वायरमेंट है उनको शेयर ज़रूर करें किसी भी माध्यम में, सोशल मीडिया में, ठीक है, जैसा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। तो बिल्कुल आप केयरफुली इस असाइनमेंट को बनाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ऐसा असाइनमेंट लिखने का मैंने जो प्रोसीजर बताया और कुछ समझाने का कोशिश भी यहाँ किया। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।